right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने बात की थी यहाँ पे खिलजी वंश के पार्ट 1 की, जिसमें हमने बात किया था फिरोज़ शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का कुछ भाग हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी के आगे के जो अभियान रहे, सैनिक अभियान, प्रशासनिक सुधार के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके कुछ उत्तराधिकारी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो संभवतः आज खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक साम्राज्यवादी नीति का शासक था। उसकी नीति थी साम्राज्यवादी की, यानी कि अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। साम्राज्यवादी नीति के तहत ही उसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा था, यानी कि द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि उसने धारण की थी। वह पूरे विश्व को जीतना चाहता था, विश्व विजयी होना चाहता था, और अपना एक धर्म भी वह चलाना चाहता था, जो मैंने इसका लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें आपको बताया था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से उसने मतलब अपना एक जो यह नया धर्म और एक विश्व विजय की भावना जो उसके मन में उत्पन्न हुई थी, उसको किस प्रकार से उसने अपने दोस्त के कहने पर त्याग दिया था। इसीलिए उसने विश्व को तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसने भारत पर जो अपना साम्राज्य था उसका कई विस्तार किया। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत सभी को उसने जीता। ठीक है, तो चलिए हम उसी से शुरुआत करते हैं। पहले उसके सैन्य अभियानों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके हम आर्थिक सुधारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रथम अभियान जो शासक बनने के बाद अलाउद्दीन का रहा, वो रहा गुजरात का, जो 1297 ईस्वी में उसने किया। 1297 यानी कि 1297 ईस्वी में उसने यह अभियान गुजरात के खिलाफ किया था। उस समय गुजरात का राजा रायकर्ण था, रायकर्ण द्वितीय रायकर्ण था। तो अलाउद्दीन ने अपनी सेना भेजी थी गुजरात विजय के लिए, जिसमें उसने उलुग खां और नुसरत खां को भेजा था। इस युद्ध में रायकर्ण हार गया और अपनी बेटी देवल देवी के साथ भागकर चला गया। मतलब अपने बेटी के साथ भागकर वह दक्षिण चला गया। ठीक है, तो दक्षिण में उस समय देवगिरी का शासन आपने सुना था, मैंने इससे पहले भी आपको बताया देवगिरी के बारे में। तो देवगिरी में जाके छुप गया। उसके बाद अलाउद्दीन की सेना कमला देवी को उठा के ले आई, जो उसकी पत्नी थी, किसकी, रायकर्ण की। और कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। बाद में वह उसकी सबसे प्रिय पत्नी बन के रही। तो गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक नायाब हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, वो नायाब हीरा था कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा था। इस हिंदू हिजड़े को गुजरात विजय के बाद खरीदा गया था। ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसका नाम 1000 दिनारी रखा गया। 1000 दिनारी भी मलिक काफूर को ही कहते हैं। मलिक काफूर 1298 में गुजरात विजय के बाद खरीद कर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के सामने नुसरत खां जो थे, इसके द्वारा उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और बाद में वह सुल्तान के इतना करीब आ गया कि सुल्तान ने उसे दिल्ली सल्तनत का मलिक नायब बनाया, और इस प्रकार से वह अलाउद्दीन खिलजी का बहुत करीबी बन गया। दक्षिण भारत की सफलताओं का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। वो संपूर्ण दक्षिण भारत को मलिक काफूर ने ही जीता। चलिए सॉरी। उसके बाद 1299 में उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर विजय जो रही, ठीक है, उससे पहले उसने जैसलमेर को भी जीता। जैसलमेर को जीतने के बाद उसने रणथंभौर को जीता। रणथंभौर में कहते हैं कि रणथंभौर को वो नहीं जीत पाया था। पहले 1299 में उसने यहाँ पर हमला किया, और 1299 में उसने जो रणथंभौर पर हमला किया तो उसके एक दो जो सैनिक कार्रवाई रही वो असफल रही। उसके बाद उसने स्वयं 1300 ईस्वी में जाके रणथंभौर के किले को घेरा, और रणथंभौर के किले को घेरने के बाद 1301 ईस्वी में उसने रणथंभौर को जीता। रणथंभौर भी उसने कूटनीति से जीता था। रणथंभौर का जो एक अधिकारी था रणमल, यह
अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया और अलाउद्दीन खिलजी के को उसने उसके सारे भेद बताए किले के, जिस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर को जीत लिया। 1303 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो उसका रहता है, जिसके लिए यह जाना जाता है, यह 1303 ईस्वी का चित्तौड़ आक्रमण। चित्तौड़ पर जो आक्रमण इसका हुआ और मेवाड़ पर जो विजय हुई 1303 ईस्वी में इसने की, उस समय चित्तौड़ में जो राजा था उसका नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है, पद्मावत मूवी इसके ऊपर बन चुकी है, उनकी पत्नी का नाम पद्मावत था, इसकी पूरी मूवी बन चुकी है, आप लोगों ने देखी होगी। तो पद्मावत, कुछ लोग कहते हैं कि रानी पद्मावत के सौंदर्य में पढ़कर उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब इस पर कितनी सच्चाई है तो नहीं जानते, क्योंकि यह जो कथा मिलती है हमको मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत एक किताब है उसके द्वारा हमको प्राप्त होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय उस समय अमीर खुसरो खुद उसके साथ था और अमीर खुसरो ने भी उस समय चित्तौड़ के बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में कई लेख लिखे हैं। ठीक है, तो 1303 में चित्तौड़ जीता। जो हम रानी पद्मावती की कहानी कहते हैं, इसका मुख्य आधार जो रहता है वो 1540 ईस्वी में लिखी गई किताब है, जिसको हम पद्मावत कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था शेरशाह सूरी के काल में 1540 में। ठीक है, तो कई इतिहासकार इसको सही मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रानी पद्मावती पर आक्रमण किया, या फिर हो सकता है कि उसने उस समय, क्योंकि चित्तौड़ जो था वो दिल्ली सल्तनत को बहुत बड़ी टक्कर दे रहा था, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा दुश्मन था, तो इसलिए चित्तौड़ पर आक्रमण करना उसका जो सबसे बड़ा मोटिव था वो यह था कि राजपूतों की शक्ति को कम करना। ठीक है, तो 1303 ईस्वी में उसने इसको जीत लिया। इसके बाद 1305 ईस्वी में उसने मालवा को जीता। ठीक है, धीरे धीरे इस प्रकार से मालवा जीत लिया उसने। ठीक, मालवा के बाद उसने यहाँ पे देखिए मालवा जीता। उसके बाद 1360 में सेवान और जालौर के किले को जीता। जालौर जो है यह उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान है, उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का राजा है जिसने विंध्याचल पर्वत को पार किया और दक्षिण भारत पर हमला किया। पहला हमला 1296 में ही कर दिया था इसने, जब भी अपने चाचा के समय में, मैंने आपको बताया था 1296 में किया था, अपने चाचा के समय में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। ठीक है, तो उस समय भी इसने किया था। इसके जो दक्षिण भारत के अभियान रहे, सर्वाधिक जो अभियान इसके रहे, वह अभियान सिर्फ और सिर्फ क्या था, धन प्राप्ति का था। इसने दक्षिण भारत के किसी भी राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ और धन प्राप्त करना है इसका दक्षिण भारत का मुख्य उद्देश्य था। और दक्षिण भारत विजय का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था, मलिक काफूर ही सारे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनको जीतने में सफल रहा था। तो सर्वप्रथम इसका जो अभियान रहा देवगिरी पर रहा 1307 ईस्वी में। देवगिरी पर ही अभियान है 1307-1308। ठीक है, तो 1296 में पहला अभियान भी इसने देवगिरी के खिलाफ भी किया था उस समय। ठीक है, इसके बाद देवगिरी अभियान के बाद ही इसने अपने चाचा की हत्या करके यह राजा बना था। देवगिरी का राजा इस समय भी रामचंद्र देव था, उस समय भी रामचंद्र देव था। ठीक है, तो रामचंद्र देव जो था, कहते हैं कि उसने रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष जो पैसा भेजने का वादा उस समय किया था वह उसने बंद कर दिया बाद में। तो इस प्रकार से इसने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर धावा बोला उसको दंडित करने के लिए, और देवगिरी पर पहले उसने राजा कर्ण को युद्ध में पराजित किया। राजा कर्ण कौन, जो गुजरात का राजा था। राजा कर्ण हार गया और उस समय राजा कर्ण जो है परास्त हो गया, और उसकी पुत्री जो देवल देवी था उसे दिल्ली सल्तनत में लाया गया, जहाँ खिजर खां की शादी, यानी कि अलाउद्दीन के बेटे की शादी देवल रानी से की गई। देवल रानी और खिजर खां की प्रेम कहानी अमीर खुसरो ने लिखी भी है किताब इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद यह देवगिरी पहुंचा। देवगिरी में इसने रामचंद्र देव को हराया। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया। रामचंद्र देव को दिल्ली लाया गया पकड़ के। दिल्ली लाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसको राय रायन की उपाधि दी। दक्षिण भारत का एकमात्र राजा है जिसको राय रायन की उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और इस उपाधि के बाद कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसने अपनी बेटी झत्यपाली की शादी भी की थी। इसकी एक बेटी थी झत्यपाली, उसकी शादी भी इसने किसके साथ कर दी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दी। तो इस प्रकार से यह हमेशा दोस्त बनकर रहे अंतिम सांस तक। इसने राय रायन क्या कहते हैं देवगिरी का शासक रामचंद्र देव, यह इसकी एक चाल थी। दक्षिण के संपूर्ण विजय में दक्षिण भारत का एक राज्य
जो बफर स्टेट के रूप में यूज किया जाना था, इसको चाहिए था, इसलिए इसने देवगिरी का शासन रामचंद्र देव को वापस कर दिया, रायरान की उपाधि उसको दे दी और दक्षिण भारत के संपूर्ण विजयों में देवगिरी ने यानी कि रामचंद्र देव ने उसका संपूर्ण साथ दिया। किसका? जो दक्षिण भारत में काफूर था उसने संपूर्ण उसका साथ दिया। तो काफूर उसके बाद तेलंगाना पर हमला करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना का हमला 1309 ईस्वी में हुआ। उस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। उसने काफूर जो था उसने यहाँ पर हीरों की खानों के लिए जो प्रसिद्ध जगह थी असीरगढ़ का किला कहा जाता था, उसमें प्रवेश किया और 1310 ईस्वी में काफूर ने अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा। प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने अपने गले में सोने की जंजीर डाल के आत्मसमर्पण किया। इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरे का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं पर ही आता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर द्वारा क्या प्राप्त हुआ? कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। मलिक काफूर को रामचंद्र देव ने प्रताप रुद्रदेव ने दिया था। ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछा गया। पेट क्वेश्चन है 2 के 2। देवगिरी का शासक कौन था और कोहिनूर हीरा किसने अलाउद्दीन खिलजी या मलिक काफूर को दिया था? तो वो था प्रताप रुद्रदेव, जो तेलंगाना का शासक था उस समय। ठीक है, तो यहीं पर सर्वप्रथम कोहिनूर हीरे की खबर हमको इतिहास में पता लगती है और कोहिनूर हीरे का सर्वप्रथम जिक्र यहीं पर मिलता है। इसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे, हुमायूं, फिर उसके बाद आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो अंग्रेज़ों तक जब हम जाएंगे इतिहास के साथ साथ, तो बीच में आपको यह कोहिनूर हीरा मिलता रहेगा। तो चलिए, इसके बाद तेलंगाना हुआ। तेलंगाना पर युद्ध करने के बाद इसने 1311 ईस्वी का द्वार समुद्र, जिसकी राजधानी होयसल थी, उसको हराया। पांड्य राजधानी मदुरा, जिसको कहते हैं, 1312 में उसको 1311 में ही उसको हराया। 1312 में अंतिम जो दक्षिण भारत का अभियान वो भी देवगिरी के खिलाफ हुआ। देवगिरी का द्वितीय अभियान 1312 में इसलिए किया गया क्योंकि रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई और उसके बेटा जो शंकर देव था, जिसको सिंहन देव या शंकर देव कहते हैं, उसने दिल्ली सल्तनत से संबंध तोड़ दिए और दिल्ली सल्तनत को टैक्स देना बंद कर दिया। तो इसलिए 1315 ईस्वी में मलिक काफूर ने 1313 ईस्वी में मलिक काफूर ने पुनः देवगिरी पर विजय प्राप्त कर उसको दिल्ली सल्तनत में, उसका अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और इस प्रकार से 1315 ईस्वी में मलिक काफूर को दिल्ली वापस बुला लिया गया। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत का प्रथम हमला भी देवगिरी पर और अंतिम हमला भी देवगिरी पर ही हुआ। ये चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं आगे। अब हुआ क्या कि इसके समय में मंगोलों ने काफ़ी उत्पात मचाया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुए। ठीक है, 1297 ईस्वी से लगातार 1303 ईस्वी तक इसके समय 1308 ईस्वी तक तो 1306-7 या 8 ईस्वी तक इसके उसमें काफ़ी 1306 ईस्वी तक काफ़ी 8 बार इसके उसमें हमले हुए। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण जो इसके में सर्वाधिक हुए, काफ़ी इसके मंगोल आक्रमण हुए थे 1306 ईस्वी तक। तो इन मंगोल आक्रमण में इसको काफ़ी सफलताएं मिली। ठीक है, 1-2 युद्ध में हारा, लेकिन अधिकांश युद्ध इसने जीते थे। तो इस प्रकार से, क्योंकि मंगोल इसलिए भी कहते हैं कि मंगोल इसलिए इससे चिढ़े हुए थे क्योंकि इसने अपने चाचा की हत्या की और मंगोलों को दिल्ली में बसाने का श्रेय इसके चाचा को ही जाता है। तो इसलिए मंगोल इसलिए भी इस पर ज़्यादा हमला कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मलिक काफूर और गाजी मलिक ने मंगोलों के साथ युद्ध किए। गाजी मलिक मतलब आगे हम पढ़ाएंगे उसको। तो इस प्रकार से कई युद्ध, गाजी मलिक मतलब वही तुगलक जो हम बात करें, गयासुद्दीन तुगलक, तो उसने भी कई बार 1306 ईस्वी का जो अंतिम युद्ध है उसमें रावी नदी के किनारे मंगोलों को पराजित किया था। तो इस प्रकार से मंगोल युद्ध को उसने सफलतापूर्वक अपने राज्य को बचाया मंगोल युद्धों से। ठीक है, और यहाँ पर 1304 ईस्वी में उसने सीरी का किला भी बनाया था मंगोलों को मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन का जो साम्राज्य था वो उस समय 11 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, टोटल कितने प्रांतों में विभक्त था? 11 प्रांत में इसके टोटल था। अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में। ये तो इसके सैनिक अभियान थे जो हमने यहाँ पर पढ़े, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट एक चित्तौड़ का है, ये यहाँ पर देवगिरी का है और ये यहाँ पर तेलंगाना का है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ और मत पढ़िए, सब पढ़िए, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 3 है, एक चित्तौड़ वाला और एक आपके 2 दक्षिण वाले। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक सुधार के बारे में। प्रशासनिक सुधारों की बात हम करें यहाँ पे, तो जो संपूर्ण इसने जो साम्राज्य अपना, ठीक है, जो अपना संपूर्ण साम्राज्य इसने अपने हाथों में लिया था और उस संपूर्ण इतने बड़े साम्राज्य को जो इसने एक बांध के रखा एक सूत्र में, उसके लिए इसने कुछ 4 प्रमुख जो इसके विभाग थे उन विभागों को सुदृढ़ किया। उन 4 विभागों का सहयोग इसको मिला, जिस कारण इसने इतने बड़े संपूर्ण साम्राज्य को एक मुट्ठी में बनाए रखा, यानी कि एक
तरह से बांधे रखा। तो वह 4 कौन कौन से थे प्रमुख थे, बाकी इसके भी आगे हम पढ़ेंगे, बट अब इसके भी 4 प्रमुख उन विभागों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है दीवान वजारत या दीवान विजारत। दीवान विजारत वित्त विभाग था, ठीक। इसका काम था राजस्व वसूली। इसका विभाग वजीर के अधीन था। वजीर जो होता है वो सबसे बड़ा इसका अधिकारी था और राजा के बाद ही वजीर का स्थान सर्वोच्च था। तो इसका काम क्या था? इसका काम था जो राजस्व था उसकी वसूली करना, राजस्व वसूली करके राजा के पास लाना, यही इसका काम था। तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी जो इसके बहुत करीबी होते थे वही इस विभाग का अधिकारी बनता था, यानी कि यह विभाग उन्हीं को दिया जाता था जो राजा के बहुत खास होते थे, राजा के बहुत करीबी होते थे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो आता है वो आता है दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज विभाग, यह सैन्य विभाग था। बलबन के समय में इसकी स्थापना हुई थी, मैंने आपको बताया था, बलबन के समय में पढ़ाया है। इसका सबसे बड़ा अधिकारी आरिज ए मुमालिक होता था। दीवान ए आरिज जो होता था, इसका काम था सेना की भर्ती करना, सेना का वेतन बांटना, सेना की साज सज्जा, दक्षता, देख रेख, सेना का निरीक्षण करना और युद्ध के समय सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाना, यह सब दीवान आरिज का काम था। बहुत बार पूछा गया है दीवान आरिज कौन था। तो यह भी सेकंड नंबर का, वजीर के बाद का सबसे बड़ा विभाग था, क्योंकि सेना सब कुछ यही देखता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी इसके खास व्यक्तियों को ही यह विभाग दिया जाता था। इसके बाद है दीवान इंशा। दीवान इंशा मतलब था यह एक शाही सचिवालय का ऐसा पद था जिसमें शाही आदेश और उनके पत्रों का प्रारूप तैयार किया जाता था। इसमें जो सचिव होते थे उन्हें दबीर कहा जाता था, दबीर। तो दबीर ही इसको देखते थे, सरकारी आदेशों को सुरक्षित रखना, पत्र व्यवहार करना और राजा के द्वारा गए आदेशों को लागू करना और उनको जगह जगह पहुंचाना ही इसका सबसे बड़ा काम था। तो ये था दीवान इंशा, पत्राचार और पत्र प्रारूप तैयार करवाना, ये सब इसका काम था, ठीक है। अगला आता है जो इसका चौथा था, वो था आपका दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत का मतलब होता है विदेश विभाग। यह विदेश विभाग जो था, इसका कार्य पड़ोसी दरबारों को भेजने वाले पत्रों का प्रारूप तय करना और विदेशों को जाने वाले दूत और विदेश से आने वाले दूतों का स्वागत करना इसका मेन कार्य था। यह विभाग जो था एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास रखा हुआ था, विदेश विभाग, ठीक है। बाकी और सब विभागों के अधिकार रखे थे, लेकिन यह विभाग किसके अधिकार में था यह कहीं नहीं लिखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि यह अलाउद्दीन खिलजी के ही अधिकार में था। अब इसके सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी सैन्य व्यवस्था कैसे थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम शक्तिशाली यानी कि स्थायी केंद्रीय सेना रखनी शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इसी ने ही क्या रखा, केंद्रीय सेना रखी। सर्वप्रथम इसने क्या रखी, शक्तिशाली स्थायी और केंद्रीय सेना रखनी शुरू की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सैनिकों का हुलिया रखना तथा घोड़े दागने की प्रथा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। बहुत ही बार पूछा जा चुका है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है सैनिक सुधार में कि किस प्रकार से। तो सैनिकों का हुलिया रखना तथा घोड़े दागने की प्रथा सर्वप्रथम इसने ही शुरू की थी। इसके अलावा सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक जो था, इसमें जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शक्तिशाली स्थायी केंद्रीय सेना रखी इसने, दूसरा सैनिकों का हुलिया और घोड़े दागने की प्रथा इसने शुरू करी। उसके अलावा इसने जो शुरू करा वो करा सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक व्यवस्था थी तुमन की। तुमन क्या होता है बता दूं आपको। तुमन मतलब 10,000 सैनिकों का एक ग्रुप, ठीक है। तो 10,000 सैनिकों का एक ग्रुप होता था, तो इसमें तुमन होते थे 10,000 सैनिक टुकड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग टुकड़ियाँ इसके उसमें थी, कई तुमन इसके उसमें थे। तो दीवान आरिज सैनिकों का हुलिया रखता था, ठीक है। तो दीवान आरिज ही सैनिक विभाग का अधिकारी होता था, ये आपको पता है। तो इस प्रकार से नगद वेतन देने की प्रथा भी सर्वप्रथम सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें यहाँ पे, इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम देखें तो पुलिस व्यवस्था भी इसके उसमें थी, ठीक है। मुहत्सिब नामक एक अधिकारी होता था इसके उसमें, जो जन मुहत्सिब, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, मुहत्सिब नाम का एक अधिकारी भी इसके उसमें, जो ये पद नया सृजित किया गया था, इसके द्वारा नया पद था। ये क्या करता था, जन साधारण के आचार विचार आचरण का रक्षक, आचार का रक्षक और देखभाल करने वाला था। यह बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था, मापतोल का निरीक्षण करता था, ठीक है। मुहत्सिब नाम का इसका
पद ही इसने सृजित किया था, नया पद था जो इसने सृजित किया था। ठीक है, इसके अलावा इसने गुप्तचर विभाग की भी मतलब गुप्तचर विभाग को भी सुदृढ़ किया था, गुप्तचर विभाग बनाए थे। ठीक है, दबीर जो गुप्तचर अधिकारी होते थे, मैंने आपको बताया था बलबन के काम में। और उसके अलावा एक ठीक है, तो इस प्रकार से दबीर होते थे, मुन्हियांस करके भी होते थे। ठीक है, मुन्हियांस करके भी एक क्या होते थे इसके, इसमें गुप्तचर विभाग होते थे। मुन्हियान की स्थापना, ये मतलब ये पद जो था ये गुप्तचर विभाग का, वैसे दबीर तो पहले से चल रहा था, जो गुप्तचर विभाग का जो पद चल रहा था वो ये वाला जो तो मुन्हियान, ये इसने खुद बनाया है, खुद नया सृजित किया है। ठीक है, तो ये भी गुप्तचर विभाग होते थे। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो हम आर्थिक नीति की बात करते हैं, यानी कि जो बाजार नीति इसकी इम्पोर्टेंट है, आर्थिक सुधार की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी जो आर्थिक नीति के बारे में जो सर्वाधिक हमको जानकारी प्राप्त होती है यह है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो लिखी है बर्नी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक है, तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो बर्नी ने लिखी है, यहाँ से हमको इसके बारे में सर्वाधिक जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है, इसकी जो आर्थिक सुधार है यानी कि आर्थिक नीति के बारे में। अब आते हैं इसके बाजार नियंत्रण के बारे में। बाजार नियंत्रण की हम बात करें तो बाजार नियंत्रण में जो सर्वाधिक जो बाजार व्यवस्था थी वह बाजार व्यवस्था तारीख़ फ़िरोज़ शाही से हमको इसके बारे में पता लगता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर एक नया पद सृजित किया था, दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत जो पद था इसका काम क्या था? दीवाने रियासत का जो मेन काम था वह था आपका आर्थिक मामलों के संबंध में नए विभाग था, और इसमें आपका ये करता था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण। व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण कैसे रखता था कि जो व्यापारी वर्ग आता था उसका देखना कि वह किस हिसाब से सामान ला रहा है, कितना ला रहा है, और कितना वह उस सामान को क्या कर रहा है, मतलब उसका ज़्यादा में बेच रहा है या मतलब अत्यधिक में नहीं बेच रहा। तो सब व्यापारी वर्गों पर नियंत्रण करने का काम दीवान ए रियासत के अधिकार में था। ये नया पद था जो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद बनाया था। ठीक है, ये खुद एक सृजित किया था उसने बाजार के लिए। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण मूल्य बाजार व्यवस्था के लिए ही जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है अपनी बाजार व्यवस्था के लिए, इसीलिए सर्वाधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए साहने मंडी नाम का एक दफ्तर था, जिसमें ये साहना जो था ये दफ्तर था, इसको हम बाजार का दरोगा भी कह सकते हैं। बाजार का दरोगा मतलब बाजार की हर एक चीज़ पर नज़र रखता था। जितने भी व्यापारी थे उन सबको साहने मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत करना पड़ता था। बिना पंजीकृत करे वो सामान नहीं बेच सकते थे। ठीक है, उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था को भी लागू किया था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला था जिसने राशन व्यवस्था लागू की। यह अव्यवस्था केवल अकाल के समय लागू की जाती थी। अकाल के समय प्रत्येक घर वालों को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। तो यह एक राशन व्यवस्था भी इसने शुरू की थी दिल्ली में। ये सिर्फ और सिर्फ अकाल या मतलब इमरजेंसी फंड था एक हिसाब से, जो उस समय राशन ये आधा मन सबको देता था। ठीक है, तो जो साहने मंडी था बाजार का उच्च अधिकारी, उसके अधीन बरीद होते थे। बरीद जो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करते थे। बरीद के नीचे मुन्हियान होते थे, मैंने आपको बताया था मुन्हियान। ठीक है, बताया था ना, मुन्हियान थे। ये मुन्हियान जो थे ये आपके उस बरीद के नीचे थे और ये भी गुप्तचर का कार्य करते थे। ठीक है, तो दीवाने रियासत, फिर साहने मंडी, फिर बरीद और फिर मुन्हियान, इस प्रकार से इसका कार्य चलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इसने बाजार व्यवस्था को संभाला था। यानी कि बाजार व्यवस्था में इसने करा क्या, अभी इसकी कर राजस्व प्रणाली से पहले हम बात करते हैं। तो बाजार व्यवस्था में इसने करा क्या कि इसने बाजार व्यवस्था में ये देखता था कि कितना, मतलब इसने क्या किया था, हर बाजार का एक रेट फिक्स किया था और हर किसी व्यापारी को या बाजार में व्यापारी को अपने दुकान के आगे एक रेट लिस्ट टांगना अनिवार्य था। उस रेट लिस्ट से ज़्यादा कोई भी नहीं बेच सकता था। अगर कोई बेचता था तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने अलग अलग क्या बनाए थे, नियम और अधिनियम जारी किए बाजार में। तो इस प्रकार से
सराय अदल की स्थापना की गई। जो सराय अदल जो था बदायूं के एक जगह पर बनाया गया था, एक मार्केट था, एक बाजार था, जहाँ पर लोग अपनी वस्तुएं, सभी प्रकार की वस्तुओं को सराय अदल में ही लाना अनिवार्य था। सरकारी सहायता से खरीदी गई सभी वस्तुएं सराय अदल में बिकती थी। सराय अदल, तो सराय ए अदल, जो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या है सराय ए अदल क्या है, तो सराय ए अदल जो है वह क्या है, एक बाजार था जो बदायूं में खोला गया था, मार्केट थी एक। तो इस प्रकार से इसने मार्केट का एक रेड किया और उस रेड के बाहर कोई नहीं बेच सकता था, इसलिए इसने बाजार नियंत्रण मूल्य पद्धति लागू की थी अपने यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके राजस्व कर निर्धारण की, यानी कि जो इसके समय में राजस्व का कर निर्धारण हुआ था। राजस्व कर निर्धारण की बात करें तो इसने एक नए पद का सृजित किया, इसमें भी एक नया विभाग बनाया इसने, इसका नाम था दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज की मतलब दीवान मुस्तखराज की स्थापना इसने इसलिए की थी राजस्व वसूली के लिए, एक नए विभाग की स्थापना की दीवान मुस्तखराज। तो इसमें क्या किया था उसने कि इसको काम दिया गया था कि जगह जगह से क्या करे, मुस्तखराज को काम दिया था कि यह अत्यधिक जो जगह जगह से टैक्स वसूल करे और राज्य के खजाने में जमा करे। ठीक है, तो इस प्रकार से गांव के अंदर इसने राजस्व इकट्ठा करने के लिए चौधरी और मुकद्दम नामक व्यक्तियों को रखा था। चौधरी और मुकद्दम क्या करते थे, गांव में टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, मुकद्दम मतलब प्रथम व्यक्ति, मतलब प्रधान, मतलब चौधरी प्रधान को ही कहते हैं, एक साथ से आज हम प्रधान कहते हैं उसको, अंग्रेजी काल में उसको प्रधान कहा गया, वही लगा लो आप, चौधरी और मुकद्दम प्रधान ही था। गांव में राजस्व वो लोग वसूल करते थे गांव स्तर पर, चौधरी अथवा मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अग्रगण्य व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति, वही हुआ, प्रथम व्यक्ति प्रधान ही होता है। ठीक है, तभी प्रधान हुआ। ठीक है, प्रथम व्यक्ति हुआ। तो इस प्रकार से इन लोगों ने क्या किया था, जगह जगह पर वसूली के लिए क्या रखे थे, आदमी रखे हुए थे। तो इसमें से दीवान मुस्तखराज बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान मुस्तखराज कौन था, दीवान मुस्तखराज जो था उसको राजस्व वसूली के लिए बनाया गया नया विभाग था, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। ठीक है, चले, इसने के समय में दो नए कर लगाए। पुराने कर तो चल ही रहे थे, खुम्स खराज जजिया जकात तो चल ही रहे थे। इसके अलावा एक इसने चराई कर लगाया जो दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। दुधारू पशुओं पर एक कर लगाया गया जिसको चराई कर कहते हैं। इसके अलावा घरी कर या गड़ी कर लगाया इसने। गड़ी कर मतलब हाउस टैक्स, आज का हाउस टैक्स, घरी कर इसने लगाया था जो घरों और झोपड़ी पर लगाया था। ठीक है, इसके अलावा जो पहले से चल रहे थे इसके यहाँ पर जो टैक्स चल रहे थे, जो पहले से इसके उसमें टैक्स चल रहे थे वो लिखे जजिया जकात और खुम्स। ठीक है, जिसके उसमें पहले से चल रहे थे वो क्या थे, वो थे आपके 3 टैक्स पहले से चल रहे थे, और वो थे आपके 3 टैक्स जो चल रहे थे वो उनमें से एक तो था आपका जो पहले से चलता था, वो एक था जजिया। जजिया जो टैक्स था, जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, तो जजिया क्या किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक, इसके अलावा खुम्स लूट का माल था जो 4/5 भाग सरकार के पास जाता था, बाकी 1/5 भाग सैनिकों को मिलता था। जकात यह केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो संपत्ति का 40वां भाग लिया जाता था। ठीक है, जजिया जकात और खुम्स। ठीक है, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, ये ऑब्वियसली आगे हमने इसको पढ़ना ही है। जब तक हम यहाँ पर मुस्लिम शासक पढ़ेंगे तो ये आपको टैक्स सुनने में हर जगह मिलेंगे। ठीक है, चाहे तुगलक वंश हो चाहे आपका खिलजी वंश हो। तो इस प्रकार से जजिया जकात और खुम्से तो पहले से चल रहे थे। नया कर जो था वो पूछा जा सकता, चराई कर और घड़ी कर किसने लगाए, तो यह किसने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे इसकी राजस्व प्रणाली के बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके समय में कुछ निर्माण कार्य भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो उसने अलाई दरवाज़ा बनाया दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा, अलाई दुर्ग जिसको हम बोलते हैं कुश के श्री, यह उसने बनाया था। अलाई दरवाज़ा जो है वो ये कई बार पूछा जाता है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का गेट है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। कुतुब मीनार, जैसे सपोज करो कि कुतुब मीनार है, इसके ठीक सामने इसने एक अलाई दरवाज़ा बनाया जहाँ से कुतुब मीनार का एंट्रेंस है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का एंट्री गेट है, ये कई बार पूछा जाता है। जमैत खाना मस्जिद इसने बनाई। जमैत खाना मस्जिद इसने बनाई थी निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के
परिसर में, ठीक है, ये इसने बनाया दिल्ली में। इसके अलावा इसने दिल्ली में ही एक 1000 सितून नामक महल बनाया था, 1000 खम्भों वाला महल इसको बोलते हैं। हौज खास दिल्ली में फेमस है जो जगह, हौज खास भी इसी ने बनाई थी, और हौज अलाई भी इसने बनाया। हौज खास एक तालाब है, ये भी उसने दिल्ली में बनाया था। तो इस प्रकार से उसने कुछ नई चीज़ें यहाँ पे बनाई, ये आपके पूछे जा सकते हैं किस किस ने बनाए थे। अब बात करते हैं इसके अंतिम समय की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतिम समय में, अलाउद्दीन एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया था, ठीक है। अब ये किस रोग से पीड़ित हुआ, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ अमीर खुसरो कहता है कि उसका यकृत रोग था, लीवर था, लीवर से प्रॉब्लम थी, या आपका पीलिया उसको हो गया था, तो लीवर प्रॉब्लम उसको थी। उसने अपने चित्तौड़ विजयी जब हुआ था तो उसने अपने बड़े बेटा जो खिजरी खां था, चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद भी रखा, तो खिजरी खां जो था चित्तौड़ के युद्ध के बाद उसने उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन वह बहुत आलसी और विलासी प्रवृत्ति का था। तो इस वजह से उसने अपने मतलब उसने क्या करा कि उसका जो बड़ा बेटा था खिजर खां, तो उसने और उसकी पत्नी जो थे मलिक जहां, उन दोनों ने, वो दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, मलिक काफूर की शक्ति को तोड़ने में लगे हुए थे, ठीक है। अलब खां जो उसकी पत्नी का भाई था, ठीक है, तो अलब खां की जो बेटियां थी उनकी शादी भी उन्हीं के साथ हुई थी, खिजर खां और उसके भाई के साथ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये लोग अपने षड्यंत्र में लगे हुए थे उसके अंतिम समय में। 1305 ईस्वी में इसने मलिक काफूर को भी वापस बुला लिया अपने वहाँ। मलिक काफूर ने भी देखा कि जो सुल्तान है उसका अंत समय नज़दीक है, तो इसलिए उसकी महत्वाकांक्षा जाग गई और वो भी अपने आप को राजा बनने के सपने देखने लगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मलिक काफूर ने एक झत्यपाली जो पत्नी थी रामचंद्र देव की, उस झत्यपाली से उत्पन्न पुत्र जो अलाउद्दीन खिलजी का था, उसको गद्दी पर बैठा के अपना उसके ऊपर राज करने लगा। 4 जनवरी सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि मैंने आपको अमीर खुसरो जो उसका जो हिजड़ा दास होता है, 1000 दिनारी जिसको हम कहते हैं, मलिक काफूर, तो उसने क्या करा, झत्यपाली की बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। तो उसको गद्दी पर बैठाया, तो बाद में मुबारक खां अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा मुबारक खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने क्या करा, सैनिकों को अपनी तरफ मिला के, जो सैनिक थे उनको अपनी तरफ मिला के मलिक काफूर की हत्या करवा दी, और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण करके वह 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक 4 साल तक गद्दी पर बैठा। कोई खास नहीं है इसके बारे में। उसके शासनकाल में उसने गुजरात के विद्रोह का दमन किया, देवगिरी को पुनः जीता 1318 ईस्वी में, ठीक है, और विद्वानों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छीनी गई जागीरें वापस कर दी। अलाउद्दीन के कठोर न्याय और कठोर दंड व्यवस्था और बाजार नियंत्रण आदि व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वह बहुत क्या था, सन के टाइप का था, कभी कभी वह दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर भी घूमता था, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने स्वयं को क्या कहा, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, स्वयं को खलीफा घोषित किया उसने, ठीक है। और उसके ख्याल में कोई खास बारे में उसका नहीं है, ठीक है। 5 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई मुबारक खिलजी द्वारा, और इस तरह से खुसरो द्वारा। नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। नसरुद्दीन खुसरो शाह 5 अप्रैल 1320 को गद्दी पर बैठता है। वह एक हिंदू परिवर्तन मुसलमान था, इसलिए उसके शत्रुओं ने उसे विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में के नारे लगाए, जिस वजह से गाजी मलिक को, जिसको गाजी मलिक बोलते हैं, यानी कि फिरोज शाह तुगलक को जो मतलब जिसके बाद तुगलक गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। तो गाजी मलिक को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अमीरों ने उकसाया, और 7 सितंबर को गाजी मलिक ने अलाउद्दीन के 1000 स्तंभों वाले महल में प्रवेश करके 8 सितंबर 1320 ईस्वी में, मतलब 5 सितंबर को तो उसको मार दिया गया, तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु उसको मारने के बाद दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह अंतिम राजा है खिलजी वंश का, ठीक है। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो इस प्रकार से खिलजी वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्टर मैंने आपको बताए, और इसी के साथ जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हम तुगलक को हम आप शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।